हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी पहली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भौतिक भूगोल आपका फाउंडेशन मजबूत करता है, आपका फाउंडेशन मजबूत करता है कि ताकि आपको राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आ सके। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट जैसे क्यों चक्रवात आते हैं, चक्रवातों के नाम कैसे दिए जाते हैं, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से अक्षांशों पे पाए जाते हैं, क्यों भूकंप आते हैं, क्यों ज्वालामुखी आते हैं, वो सारे सवाल और उनके जवाब कहाँ पे मिलेंगे आपको इस फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में मिलेंगे। तो आज ये फिजिकल ज्योग्राफी की हमारी पहली क्लास है। शुरू करते हैं हम लोग हमारा नया सेक्शन फिजिकल ज्योग्राफी का। सबसे पहले हम बात करें पृथ्वी के आकार की। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जैसा कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। दो शब्द कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे? आपको देखने को मिलेंगे जियो प्लस ग्राफी। जो जियो शब्द है, ये जियो शब्द कहां से आया? ये शब्द आया है जियोइड से। और जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी जैसी आकृति, द शेप विच रिजेंबल्स विद द शेप ऑफ अर्थ। ऐसी आकृति जो पृथ्वी जैसी है। तो पृथ्वी की आकृति या पृथ्वी का आकार आपसे पूछा जाए तो वो क्या है? वो है जियोइड। हिंदी में इसे कहा जाता है भू आब। क्या कहा जाता है? भू आब कहा जाता है। अच्छा, ये कैसी आकृति होती है? ये आकृति ऐसी है कि आप पाओगे कि पृथ्वी अपने भूमध्य रेखा से वो है उभरी हुई, जबकि पृथ्वी अपने ध्रुवों से कैसी है? पृथ्वी अपने ध्रुवों से है चपटी। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भू आब या गुलाब का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि भूमध्य रेखा से थोड़ी उभरी हुई, साथ ही साथ चपटी है। कहां से चपटी है? ध्रुवों से। ये क्यों हुआ? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, आपको पता है कि पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो इसे हम कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन। इसी घूर्णन के कारण कौन सा बल लगता है पृथ्वी पे? दो प्रकार के बल लगते हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल। इस अपकेंद्रीय बल ने क्या किया? पृथ्वी को एकदम मध्य से क्या कर दिया? बाहर की तरफ कर दिया। पृथ्वी चूंकि मध्य से बाहर होने लगी, पृथ्वी उभरने लगी और पृथ्वी ने एक नई आकृति ले ली। उसका नाम क्या था? जियोइड उसका नाम था। और इसी कारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, इसी कारण जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बिल्कुल मध्य की अगर अपन बात करें, भूमध्य रेखा की अगर अपन बात करें तो भूमध्य रेखा पे आप पाओगे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों की अगर अपन बात करें तो ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। ये क्यों होता है? इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह है हमारी पृथ्वी, आपके सामने ये हमारी पृथ्वी है और हम कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा वाला पार्ट है ये उभरा हुआ है, वहीं पृथ्वी का जो ध्रुवों से है वो पार्ट जो है वो चपटा है। तो मैं इसे कह देता हूं ये है रेडियस। कहां पे देखने को मिलेगी? ये पोल पे, ध्रुवों पे। और ये रेडियस है जो कहां देखने को मिलेगी? इक्वेटर पे आपको देखने को मिलेगी। और मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा से उभरी हुई है तो आर ई जो त्रिज्या होगी इक्वेटर पे, वो ज्यादा है किसके मुकाबले? आर पी के मुकाबले। और मुझे ये बात पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो गुरुत्वाकर्षण बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया त्रिज्या के स्क्वायर के। तो वो त्रिज्या जो बड़ी होगी उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहीं अगर उल्टी बात करें अपन, वो त्रिज्या जो छोटी होगी उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए बात कही जा रही है, कौन सी बात कही जा रही है? इसीलिए बात कही जा रही है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है। वहीं पे अगर अपन बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों में तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और आप जितने भी रॉकेट के प्रक्षेपण केंद्र देखेंगे जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, वो नियर द इक्वेटर होते हैं। कहां पे होते हैं? नियर द इक्वेटर। क्यों ये इक्वेटर के नजदीक होते हैं? क्योंकि यहाँ पे कौन सा बल कम है? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम है। तो कम ईंधन आपको यहाँ पे जलाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी प्रक्षेपण केंद्र हैं रॉकेट के, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसलिए वो विषुवत रेखीय प्रदेशों में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी के धुरी के बारे में, पृथ्वी के एक्सिस के बारे में।
एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्सिस का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही हो, एक ऐसी लाइन जो जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही हो, वो पृथ्वी की धुरी हो जाएगी या वो पृथ्वी का एक्सिस हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, तो क्या सबको मैं धुरी कहूंगा? नहीं। यहाँ पे तीन पॉइंट होने चाहिए, उन 3 पॉइंटों को अगर कोई लाइन मिला रही है तो उसे आप पृथ्वी की क्या कहोगे? धुरी कहोगे। पहला, पृथ्वी का केंद्र, वो पृथ्वी के अर्थ के सेंटर से गुजरनी चाहिए। दूसरा, उसका उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहा जाए। और तीसरा है साउथ पोल। अगर इन तीनों पॉइंटों को कोई चीज मिलाती है, इस रेखा को आप क्या कहोगे? पृथ्वी की धुरी कहोगे। ये है पृथ्वी की धुरी। और पृथ्वी इसके क्या करती है? चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। तो आप समझ गए पृथ्वी का एक्सिस क्या होता है? पृथ्वी का एक्सिस ऐसा एक लाइन है, एक ऐसी रेखा है जो 3 पॉइंटों को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव को, पृथ्वी के केंद्र को और दक्षिणी ध्रुव को। साथ ही साथ पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या करती है? अपनी गति करती है। कौन सी गति करती है? घूर्णन गति करती है। क्या ये पृथ्वी का एक्सिस एकदम सीधा है? नहीं, पृथ्वी का एक्सिस एकदम सीधा नहीं है। पृथ्वी का एक्सिस कितना है? 23.5 डिग्री घुमा हुआ है। कितना घुमा हुआ है? 23.5 डिग्री घुमा हुआ है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि लंबवत से कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुका हुई है। इस झुकाव को या इस बैंड को क्या कहा जाता है? चूंकि ये एक्सिस झुका हुआ है तो इसलिए कहा जाता है एक्सियल बेंडिंग। एक्सियल बेंडिंग इसे कहा जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। मुख्य परीक्षा में आपसे या 15 शब्दों का उत्तर लिखवाना हो तो वो पूछ सकता है कि एक्सियल बेंडिंग क्या होती है। तो पृथ्वी की धुरी या पृथ्वी का एक्सिस जिस डिग्री पे घुमा हुआ है, जितना घुमा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? एक्सियल बेंडिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की कक्षा की। कक्षा या ऑर्बिट किसे कहा जाता है? कक्षा या ऑर्बिट उस चीज को कहा जाता है जिस पे, या इंग्लिश में कहा जाए तो पाथ, हिंदी में कहा जाए तो पथ, वह रास्ता जिस पे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है, उसे पृथ्वी का आप क्या कहोगे? उसे पृथ्वी का कक्षा कहोगे या उसे पृथ्वी का ऑर्बिट कहोगे। ये जो कक्षा या ये जो पथ है, ये किस प्रकार का पथ है? ये पथ है दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार, ये बात आपको पता होना चाहिए। पथ कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल पाथ है ये। और हमें ये बात पता है कि इलिप्स जो होता है उसमें हम लोग 2 फोकल पॉइंट मान के चलते हैं। सूर्य उनमें से एक फोकल पॉइंट पे स्थित रहता है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है। तो एक कंडीशन बन रही है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है, और एक कंडीशन बन रही है जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक है। ये 2 कंडीशन बनती है। और 2 कंडीशनों में जो दूरी रहती है, ये दूरी रहती है करीब 152 मिलियन किलोमीटर, ये रहती है 147 मिलियन किलोमीटर। ये दूरी करीब करीब रहती है। तो पृथ्वी सूर्य से हमेशा समान दूरी पर नहीं होती। इसीलिए इसका अगर आप एवरेज निकालोगे इन दोनों का तो वो निकल के आता है 150 मिलियन किलोमीटर, और उसे कहा जाता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय इकाई। ये आरपीएससी ने छोटे एग्जाम में, राजस्थान के बोर्ड के जो बोर्ड वाला एग्जाम है उसमें पूछा था कि खगोलीय इकाई क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो ये औसत दूरी है किसके बीच में? पृथ्वी और सूरज के मध्य की ये औसत दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर ये होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं 2 कंडीशन यहाँ पे बनी, हमने देखा जब सूर्य के पृथ्वी एक नजदीक थी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक बार सबसे ज्यादा दूरी थी। जब पृथ्वी और सूर्य पास पास थे, वापस से सुनना, जब सूर्य और पृथ्वी पास पास थे तो उस कंडीशन को कहा जाता है पेरिहीलियन। पैसे पास याद रखना, और पैसे पेरिहीलियन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है उपसौर। उपसौर में इस पॉइंट पे अगर सूरज है तो पृथ्वी इस पॉइंट पे होगी, दोनों के बीच की दूरी सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, दूरी अगर कम है तो सौर किरण या सौर विकिरण आपको ज्यादा प्राप्त होंगे। तो इस केस में जो एवरेज इंसोलेशन होता है या औसत सौर विकिरण जो पृथ्वी को प्राप्त होते हैं, उसके मुकाबले +7% सौर विकिरण किसको मिलते हैं? यहाँ पे पृथ्वी को मिलते हैं। तो एवरेज से ज्यादा यहाँ पे आपको सौर विकिरण देखने को मिलते हैं। ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी 3 जनवरी को।
कब देखने को मिलेगी? 3 जनवरी को कंडीशन देखने को मिलेगी। मुख्य परीक्षा में अगर यहाँ पे सवाल बनाना है तो इस तरीके से सवाल बना जा सकता है कि 3 जनवरी को हमारे यहाँ पे तो रहती है ठंड वाली स्थिति, सर्दी वाली ऋतु यहाँ पे चल रही होती है, तो और 3 जनवरी को हम यहाँ कह रहे हैं पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो हमारे यहाँ पे तो गर्मी होनी चाहिए। अगर आपको इस बात का जवाब पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है उसे कहा जाता है अपसौर या उसे कहा जाता है एपीहीलियन। एपीहीलियन की कंडीशन क्या होगी? ये दीर्घवृत्ताकार पथ है, सूर्य इस फोकस पे और पृथ्वी यहाँ पर है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। 152 मिलियन किलोमीटर के आसपास ये दूरी होती है। इस समय जो एवरेज इंसोलेशन होता है उससे पृथ्वी को -7%, -7% इंसोलेशन या सौर विकिरण प्राप्त होता है। ये कंडीशन कब बनती है? ये कंडीशन 3-4 जुलाई को बनती है। तारीख हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 3 जुलाई को ही होगा या 4 जुलाई को ही होगा, ये तारीख 1-2 दिन आगे पीछे हो जाती है। नेक्स्ट के अगर अपन बात करें तो पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है? पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। पहली जो पृथ्वी अपनी गति करती है वो अपनी धुरी पर करती है या अपने एक्सिस पर करती है। इस गति को पृथ्वी का कहा जाता है रोटेशन, इसे कहा जाता है घूर्णन या इसे कहा जाता है परिभ्रमण। और दूसरी गति जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पे, दीर्घवृत्ताकार पथ पर या कहूं इलिप्टिकल पाथ पर, इस चीज को हम लोग कहते हैं ये है परिक्रमण। अंग्रेजी में से कहा जाता है रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी कितनी गति कर रही है? पृथ्वी 2 प्रकार की गति कर रही है, पहला है परिभ्रमण और दूसरा है परिक्रमण। अच्छा, जब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर घूमती है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? पृथ्वी घूर्णन करती है। इसी कारण आपको पता होना चाहिए, इसी परिभ्रमण के कारण कुछ घटनाएं हमें ऑब्जर्व होती हैं। पहली जो चीज आपको देखने को मिलेगी, दिन और रात का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है? इसी पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण। इसके अलावा हमें हर सुबह लगता है कि सूर्य पूरब से उग रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, ये भी किसके कारण हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इस गति के कारण ही हमें ऐसा प्रतीत होता है। कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को घूमने में लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय यहाँ पे लगता है। इसके कौन कौन से प्रभाव होते हैं? पहला प्रभाव हमने देख लिया, सूर्य का पूर्व से उदय होना और पश्चिम में अस्त हो जाना। ये बात किससे पता हमें लगती है? परिभ्रमण के कारण। दूसरा, दिन और रात का निर्माण होना, ये बात भी कैसे होती है, किससे निर्धारित होती है? जब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। इसके अलावा एक और चीज है प्रदीप्ति का व्रत, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहा जाता है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये क्या होता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको भी एक बार समझ लेते हैं यहीं पे। तो ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी पे एक टाइम पे अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे एक साइड हो रही है रात और दूसरे साइड जो कंडीशन बन रही है वो दिन की बन रही है। अगर दिन की कंडीशन बन रही है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सूर्य यहाँ पे होगा। ये वाला जो सर्किल जो पृथ्वी पे दिन और रात को अलग अलग कर रहा है, इस सर्किल को, इस व्रत को क्या कहा जाता है? इस व्रत को हम लोग कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति का व्रत इसे कहा जाता है। तो बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है कि वो व्रत, पृथ्वी पे स्थित वो व्रत जो दिन और रात को अलग अलग कर रहा है, उसे आप क्या कहोगे? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और चीज है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल का निर्माण भी किसके कारण हो रहा है? कोरियोलिस बल का निर्माण भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है। ये कैसे होता है, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, जब भी हम वायु की बात करेंगे, पवनों की बात करेंगे, तो कोरियोलिस बल बार बार वहां पे काम में आएगा। महासागरीय धाराओं में भी काम में आएगा। पृथ्वी लगातार क्या कर रही है? पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पे, पृथ्वी का अक्ष को जिस तरीके से हमने देखा था झुका हुआ है, पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या कर रही है? घूम रही है। पृथ्वी स्टेशनरी नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है।
अगर पृथ्वी स्थिर होती तो क्या होता है इसको समझिएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट है बी पॉइंट और ये पॉइंट है सी पॉइंट। इस ए से आपको कोई भी वस्तु इस बी तक फेंकनी होती और पृथ्वी स्थिर है तो आप डायरेक्टली फेंक देते, बी यहीं पे होता और बी को वो वस्तु मिल जाती। लेकिन पृथ्वी लगातार क्या कर रही है, घूम रही है। तो ये बी की स्थिति कुछ समय बाद यहाँ पे होगी, बी यहाँ पे आ जाएगा, इसकी नई पोजीशन होगी बी डैश। अगर ए को वो वस्तु फेंकनी है बी के पास और बी की नई पोजीशन है बी डैश, तो ए को वो वस्तु इस तरीके से फेंकनी होगी कि कहां पे पहुंच जाए, वो बी डैश पे पहुंच जाए। तो ये पृथ्वी के अपनी धुरी पे घूमने के कारण इसमें जो विचलन हुआ है, किसमें विचलन, इस पाथ पे, इस पथ पे जो विचलन हुआ है ये किसके कारण होता है, यही है आपका कोरियोलिस फोर्स। यही क्या है आपका कोरियोलिस फोर्स है। इस कोरियोलिस फोर्स के कारण ही आप देखोगे कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, इसमें कोई भी जो चीज होगी वो किस तरफ घूम जाएगी, वो अपने राइट हैंड साइड में घूम जाएगी। कौन से साइड घूम जाएगी, राइट हैंड साइड। और दक्षिणी गोलार्ध में वो चीज है, वो वस्तु जो है वो किस तरफ घूम जाएगी, अपने लेफ्ट हैंड साइड, अपने यहाँ पे आप देखोगे सीधे हाथ की ओर घूम जाएगी और यहाँ पे उल्टे हाथ की ओर वो घूम जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि क्यों चक्रवात आते हैं पृथ्वी पे, तो चक्रवात आने का कारण भी क्या है, कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस बल है। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो पृथ्वी पे ना तो चक्रवात होते ना प्रति चक्रवात होते। वो पवनें जो गोल गोल घूमने लगती हैं, आपने देखा होगा चक्रवात के समय, ये जो चक्रवात के समय पवनें घूम रही है गोल गोल, ये किसके कारण घूम रही है, इसी कोरियोलिस फोर्स के कारण ये घूम रही है। क्या होता है कोरियोलिस फोर्स, इसको एक बार और देख लेते हैं। इतनी ही चीजें आपको पता होनी चाहिए प्री की दृष्टि से, इसके अलावा और कुछ जरूरी नहीं है। परिभ्रमण के कारण कोरियोलिस बल का निर्माण होता है। यह बल मुक्त रूप से गति कर रही वस्तुओं पर लगता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि केवल किस पे लगेगा, जो वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। अच्छा, किसी की गति तेज हो सकती है, किसी की गति कम हो रही है। अगर गति ज्यादा है तो कोरियोलिस बल भी क्या होगा, उस पर ज्यादा लगेगा। और अगर गति कम है तो कोरियोलिस बल भी उस पर क्या लगेगा, कम लगेगा। उत्तरी गोलार्ध में वस्तुओं को दाईं ओर घुमा देता है और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुओं को किस तरफ घुमा देता है, बाईं ओर घुमा देता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में, कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो गति है उसका नाम है परिक्रमण। परिक्रमण में आप देखोगे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ये 6 घंटे 4 बार जुड़ जाते हैं तो एक नए दिन का निर्माण कर देते हैं। 24 आवर्स हो जाते हैं, वो 24 घंटे हो जाते हैं। और इस दिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लीप दिवस के नाम से हम जानते हैं। लीप वर्ष वो बन जाता है जिसमें एक तारीख हम लोग ऐड करते हैं जिसका नाम है 29 फरवरी। वो हर 4 साल में क्यों प्रोसेस होता है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय जब आप 4 करोगे तब वो निकल के कितना आएगा, 24 घंटे निकल के आता है। इस परिक्रमण और अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी पे किसका निर्माण होता है, पृथ्वी पे ऋतुओं का निर्माण होता है। और इसी परिक्रमण के कारण हमारे जो ध्रुव हैं, ध्रुवों पे आप पाओगे कि 6 महीने के दिन होती है और 6 महीने का रात होता है। अगर केवल परिक्रमण हो रहा होता और पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी नहीं होती तो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात यहाँ पे नहीं होता। तो ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ से प्री का सवाल बन सकता है कि क्यों पृथ्वी पे ऋतुओं का निर्माण होता है, या पृथ्वी पे ऋतुओं के निर्माण होने के कौन कौन से कारक हैं। तो उसमें 2 कारक हैं, एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकना, साथ ही साथ दूसरा पृथ्वी का परिक्रमण करना, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन करना। किसकी तरफ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का क्या करना, परिक्रमण करना। जब पृथ्वी परिक्रमण करती है तो 2 कंडीशंस हमारे सामने बनती है। एक होता है विषुव और दूसरा होता है अयनांत। विषुव को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा अंदर, अगर आप देख पा रहे हो, इक्वल। इक्वल जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं, या डे इज इक्वल टू नाइट जब होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। हिंदी में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ विषुव। जब इस पृथ्वी की भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त पर सूर्य की सीधी किरणें आपको देखने को मिले, कहां पे, पृथ्वी के विषुवत वृत्त पर,
इस समय क्या होता है, दिन बराबर रात होती है। 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। इस स्थिति को, जब विषुवत व्रत के ऊपर सूर्य चमक रहा है, इस स्थिति को आप किस नाम से जानोगे, विषुव के नाम से जानोगे। इसे आप इक्विनॉक्स कहोगे। दो इक्विनॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, एक जब पृथ्वी गति कर रही है, गर्मी से सर्दी की ओर जब ऋतु आ रही है, और दूसरा सर्दी से गर्मी की ओर जब ऋतु आ रही है। तो सर्दी से जब गर्मी की ओर जा रहा है तो बसंत में देखने को मिलेगा, और जब गर्मियों से सर्दी की ओर जाने को देखने को मिलेगा तब आपको शरद देखने को मिलेगा। तो बसंत विषुव और शरद विषुव की कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। कब, जब भूमध्य रेखा के ऊपर या विषुवत व्रत के ऊपर सूर्य चमक रहा होगा। और ये किस तरीके से होता है, इसके लिए आपको 4 कंडीशन पता है कि ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का विषुवत व्रत है। विषुवत व्रत के अलावा पृथ्वी की 2 चीजें और आपको पता होनी चाहिए। ये 23.5 डिग्री उत्तर हो गया, ये 23.5 डिग्री दक्षिण हो गया। जब 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री नॉर्थ है और ये साउथ है। सूर्य किस प्रकार गति करता है, सूर्य कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि सूर्य की गति ट्रॉपिकल रीजन में हो रही है, या मैं कहूँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हो रही है। सूर्य इस प्रकार गति करेगा। सूर्य एक बार आप देख रहे हो कि मकर रेखा पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, सूर्य एक बार विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे, और सूर्य एक बार इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पे है। जब ये कर्क रेखा और मकर रेखा पे होता है तो कौन सी स्थिति नहीं होती है, तब अयनांत नहीं होगा। जब भूमध्य रेखा पर है तो इसे हम कहते हैं विषुव। तो ये है अयनांत और विषुव। जब अयनांत होगा तो दिन किसके बराबर नहीं होते, दिन बराबर नहीं होते किसके, रात के। और जब विषुव होता है तो क्या चीज होती है, दिन बराबर होते हैं रात। इक्वल का साइन है, इसीलिए इंग्लिश में इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स। और अयनांत को हम लोग कहते हैं सॉल्स्टाइस, समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस। जो कंडीशन होती है, एक आपको 21 जून के आसपास देखने को मिलेगी और एक 22 दिसंबर आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली मार्च और सितंबर में आपको विषुव की कंडीशन देखने को मिलेगी, इसे बसंत विषुव कहा जाता है। और साथ ही साथ दूसरा विषुव कौन सा हो गया, शरद विषुव हो गया है। ये जो कंडीशन आपको देखने को मिली थी, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। अयनांत या सॉल्स्टाइस इसे कहा जाता है। तो 2 तरीके के हमने देख लिए, एक होता है ग्रीष्म और दूसरा होता है शीत अयनांत। ये 21 जून को आपको देखने को मिलता है और ये 22 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमक रहा होगा। ये जो बहुत ही बेसिक से टॉपिक है, ये आज हम लोगों ने कवर किए। बेसिक टॉपिक इन्हें कहूँगा मैं, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी और आने वाली ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे की क्लासें हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।